नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन। जाट आरक्षण पर अंतरिम रोक लग गई है। मामले की सुनवाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चल रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने जाट आरक्षण को लेकर नया तराना छेड़ दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में मनोज सरकार के हलफनामे से ही जाट आरक्षण को रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस का यह भी दावा है कि उसके कार्यकाल में जो हलफनामा दायर किया गया था उसके हिसाब से जाट समुदाय को आरक्षण मिलता रहता, लेकिन मनोज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो दोबारा हलफनामा दिया उससे जाट समुदाय का आरक्षण खत्म हो गया। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के इस दावे में कितना दम है। बिग बुलेटिन की बिग डिबेट आज इसी पर। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जाट आरक्षण का मुद्दा हरियाणा सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्या जाट आंदोलनकारी और क्या विपक्ष दोनों सरकार पर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस के नेता अब सरकार पर उसके सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से जाट आरक्षण को लेकर एफिडेविट मांगा गया था। तत्कालीन प्रदेश सरकार की ओर से बाकायदा 100 से अधिक पेज का एफिडेविट तैयार भी किया गया, लेकिन एफिडेविट जमा होने से पहले सरकार बदल गई। लेकिन बीजेपी सरकार ने जो एफिडेविट दिया उसमें केंद्र के ओबीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान्य होने का भरोसा दिया और कांग्रेस के हलफनामे को दरकिनार कर दिया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र में जाटों के आरक्षण को खारिज किया तो हरियाणा में भी आरक्षण खारिज हो गया। जबकि उनकी सरकार के अंतिम वर्ष में उनके द्वारा दिए गए आरक्षण के आधार पर उन्होंने नौकरियां भी दी थी। ये केसी गुप्ता कमीशन बनाया हमने, वो 8/4/2011 को बनाया और जो कमीशन ने रिपोर्ट दी वो 12/12/2012 को दी, 12 दिसंबर 2012 को। नोटिफिकेशन हो गया 24/1/2013 को और बेनिफिट जो मिल गया सबको वो 28/2/2013 को। तो हमारी तो अक्टूबर के बाद और ये बंद हुआ, कहीं 15-16 में 15 में बंद हुआ रिजर्वेशन। तो 2 दिसंबर 2014 2/12 को ये एफिडेविट फाइल हो गया। उसके बाद 16 दिन के बाद वो अफसर भी बदल दिया और वो एफिडेविट जो 13 पेज का 182 एनेक्सर लगे हुए वो एक सिंगल पेज का एफिडेविट दे दिया। ये एक लचर पचर रवैया था सरकार का कि इसमें इन्होंने इनकी दलील जो थी थ्रू एफिडेविट, तो 9 प्रदेशों का तो रह गया, एक प्रदेश का जो है जाट आरक्षण। हालांकि नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला इस मामले को लेकर पूर्व की कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद लगाकर आरक्षण दिया था और कांग्रेस के अधूरे आरक्षण की वजह से ही आरक्षण रद्द हुआ। वहीं अभय चौटाला ने इस मामले में प्रदेश सरकार पर भी सवाल खड़े किए। इनकी सरकार बनने के बाद भी बहुत बार आंदोलन इस बात को लेकर के हुए थे। इन्होंने भी बहुत बार आंदोलनकारियों को बुला करके बातचीत के जरिए से सॉल्यूशन निकालने की बात कही थी। इनके राज में भी 2 बच्चों ने शहादत दी थी, तब भी कहा गया था कि हम आपकी बात पे विचार करेंगे। अगर नीयत ठीक होती तो 100% सरकार बनने के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके कहीं ना कहीं इनको आरक्षण में शामिल करने का एक अच्छा रास्ता निकाल सकते थे। लेकिन ये तो जाते जाते जो 2013 की बात करने वाले लोग हैं उनसे ये पूछो कि आपने आरक्षण जो दिया वो जब आपको ये पता लग गया था कि अब लोगों ने तय कर लिया कि अब आपको जाना पड़ेगा, अधूरे आरक्षण, अधूरे कागजात की वजह से, अधूरे डॉक्यूमेंट्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट में रद्द हुआ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं अपना वोट बैंक खड़ा करने के लिए भी इन 5 जातियों को आरक्षण में शामिल करने की बात कह दी। 15 महीने तक लटका के रखा और उसके बाद इनको मजबूर होकर के आंदोलन करना पड़ा। इधर निर्दलीय विधायक जयप्रकाश भी हलफनामे के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। 12
1916 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हरियाणा सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से जो एफिडेविट दिया था वो तकरीबन एक शायद 100-125 पेज का था, और उसके शायद अगर गलती पैनों में 16 दिन के बाद एक और एफिडेविट हरियाणा सरकार की तरफ से दिया गया कि जो फैक्ट सर्वोच्च न्यायालय में होगा हरियाणा प्रदेश भी उसी को मानेगा। तो कांग्रेस पार्टी के साथियों का कहने का ये तात्पर्य था कि भाई वो जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट में वो जाट आरक्षण का पूरे भारतवर्ष के लिए था, सेंटर में, और जो ये दूसरा एफिडेविट दिया गया ये है स्टेट के लिए। तो वे स्टेट को नुकसान हुआ। अगर भारतवर्ष में पूरे देश में सेंटर में रिजर्वेशन खत्म हो जाती वो एक अलग बात थी, तो स्टेट में जो अलग दिया वो नहीं देना चाहिए था। इनका मामला ये था। विपक्ष इस मसले पर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं जब हलफनामे के संबंध में कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा से सवाल किया गया तो वे इसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे पाए। हमने तो जो जब विधानसभा एक्ट पास कर रही है, सर्वसम्मति से पास कर रही है, तो एफिडेविट की तो कोई मतलब है नहीं। विधानसभा का जो एक्ट है, असेंबली प्रोसेस जो है, असेंबली प्रोसीडिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एफिडेविट। कुल मिलाकर जाट आरक्षण का मुद्दा इस वक्त प्रदेश की सियासत में गूंज रहा है, और वहीं ये मुद्दा प्रदेश की सीमाओं को लांघता हुआ अब दिल्ली तक पहुंच गया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इसका कोई हल निकलता है या फिर इस पर ऐसे ही राजनीति जारी रहती है। ईटीवी न्यूज के लिए अंकित दुदानी के साथ अनूप कुमार की रिपोर्ट। जाट आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मनोज सरकार की तरफ से दिया हलफनामा बस सरकार के गले की हड्डी बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बहस करते हैं हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। ज्ञानचंद गुप्ता हैं, बीजेपी विधायक केवल ढींगरा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, प्रवीण अत्रे प्रवक्ता इनेलो, गोविंद टुकराल जी वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल ज्ञानचंद गुप्ता जी आपसे है। कांग्रेस ने, इनेलो ने हलफनामे को लेकर जो आरोप आपकी सरकार पर लगाए हैं उन पर क्या कहेंगे? क्या कोई जवाब है आपके पास? देखिए सुदेश जी, एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, हमने स्टेट के अंदर एफिडेविट दिया कि स्टेट जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम स्वीकार करेंगे, और उसके अंदर कहीं भी हमने ये नहीं कहा कि हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। दूसरी बात, हमने तो प्रत्यक्ष रूप से असेंबली के अंदर जाट रिजर्वेशन के ऊपर सर्वसम्मति से फैसला किया। एफिडेविट की कहाँ बात रहेगी जब हम कह रहे हैं कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और रिजर्वेशन के लिए हमने असेंबली में बिल पास किया। सीधा सा आरोप ये है पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कि जो हलफनामा हमने दिया था उसके बाद जब मनोहर सरकार ने हलफनामा दिया, कुछ पन्नों में सिमटा हुआ हलफनामा था और उससे पूरा केस कमजोर हो गया, आधार ही नहीं दिया गया। कोई उसके अंदर उसके कारण कोई कमजोरी नहीं आई। बताइए उसके अंदर कहाँ कमजोरी आई, किस स्थान पर कमजोरी आई? आप बताइए कि हाई कोर्ट के अंदर जाटों को प्रदेश में आरक्षण मिलना चाहिए, इस पूरे मसले पर आपकी सरकार ने तो असेंबली में दिया है, हमने तो असेंबली में रिजर्वेशन दी है, हमने तो जाट आरक्षण असेंबली के अंदर दिया है। हाई कोर्ट के अंदर तो फैसला होना है कि नहीं होना, हमने तो असेंबली के अंदर दिया। 2 पेज का है जो उसमें लिखा, 2 पेज का नहीं है, आपको शायद जानकारी नहीं है। नहीं, आप बताइए कितने पेज का उसमें लिखा क्या है? नहीं, हम तो यही जानने के लिए बैठे हैं। हमने कहा है, हमें जानकारी दीजिए ना कि उसमें लिखा क्या है। हमने तो कहा है कि रिजर्वेशन मिलनी चाहिए स्टेट को, स्टेट के अंदर हम स्टेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई आधार दिया आपकी सरकार ने? नहीं, हमारी सरकार ने जो आधार दिया, जो पुरानी जो एक वहां पर उनकी सर्वे हुआ था उसके ऊपर आधार पर दिया। हालांकि वो रिजेक्ट इसलिए रिजेक्ट हुआ कि वो सर्वे ठीक नहीं था, सर्वे के कारण रिजेक्ट हुआ, वो ना के एफिडेविट के कारण। अगर सर्वे ठीक हुआ होता, कोर्ट ने ये कहा कि ये जो सर्वे हुआ है ये ठीक नहीं हुआ, उसके कारण ये रिजेक्ट हुआ। और ये जो हमने तो
उसके होने या ना होने की बात हमने तो असेंबली के अंदर इसको चलिए रिजर्वेशन मोटी दिया। मोटी बात यह है ज्ञानचंद गुप्ता जी, आप हमें यह बता दीजिए साफ शब्दों में कि आपकी सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया उसमें जाटों को आरक्षण मिले, इसके पक्ष में आपकी सरकार ने क्या आधार दिया, क्या दलील दी? सीधे शब्दों में सिर्फ ये बता दीजिए। देखिए सुदेश जी, हमने कहा है कि जाट, हमने जो वहां पर एफिडेविट दिया है, हमने कहा कि रिजर्वेशन मिलनी चाहिए जाट को। हमने कब कहा कि नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, उसका आधार भी तो देंगे ना। जब आधार तो जो जिस आधार के ऊपर जिस आधार कमीशन बनाया उसमें सर्वे हुआ, देखिए वो काम पहली सरकार ने करना था। जब उन्होंने यहाँ पर आरक्षण लागू किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाते जाते केवल वोटों की खातर के चुनाव के अंदर हम जीत करके आ जाएं और ये आरक्षण का जो लॉलीपॉप है बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी ठोस सर्वे के, उसी के कारण ये रिजेक्ट हुआ। उसके कारण, हमारे कारण नहीं रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट तो इसलिए हुआ कि ठोस कोई सर्वे नहीं था, ठोस उसका कोई सर्वेक्षण नहीं था, इस कारण से रिजेक्ट हुआ। साफ गोई से जवाब नहीं दे रहे। मैं साफ गोई से जो है, जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, इनकी दलीलों से, इनके जवाब से संतुष्ट हैं, वही बताएंगे। मैं आपको तफ्तीश वाइज सारी चीज बता देता हूं। ज्ञानचंद गुप्ता जी अपना ज्ञान सही से दे नहीं रहे। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये ज्ञान में थोड़ी सी कमी दे रहे हैं। आपको मैं सही फिगर बताता हूं, तब सब पब्लिक को भी पता लग जाएगा। 12/12/2000 को कमीशन की रिपोर्ट आई थी। कौन से कमीशन की? गुप्ता कमीशन की 12/12/2012 में कमीशन की रिपोर्ट आई थी। 2000 में नहीं है, 2012 में आई थी। हाँ जी, 12/12/2012 में गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट आई बिल्कुल आई थी। 24/1 नोटिफिकेशन हो गया 2013 को। जब 24/1/2013 को नोटिफिकेशन हो गया तो 28 जनवरी 2013 से लोगों को बेनिफिट मिलने शुरू हो गए थे और 2015 तक बेनिफिट मिलते रहे। तो कहां से हमने जाते जाते दिया? पहली बात। दूसरी बात, आपने ये बात कही, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। सुन लीजिए ज्ञानचंद जी, मैं आपके ज्ञान की कमी की बात क्लियर कर रहा हूं। आप सुनिए ना, आप सुनिए पहले मेरी बात। आपके ज्ञान की बात आपको बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से जाते जाते की बात कर रहे हो, उसी बात को मैं क्लियर करना चाहता हूं। आप सुनिए, उसके कारण आप सुनिए, मैं आपको जाते जाते जो कहा ना आपने, उसी की बात को क्लियर कर रहा हूं कि 2015 तक बेनिफिट मिलते रहे। उसके बाद आपकी सरकार आ गई। 2005 से 2013 तक लीजिए, 2013 के अंदर जी सुन तो लीजिए, 2015 में आपकी सरकार आई थी या नहीं आई? उसको आनंद फानन के अंदर बिना कोई उसके आनंद फानन को छोड़ दीजिए, आधार के बिना कोई सर्वेक्षण के आपने बनाया था, उसी कारण वो रिजेक्ट हुआ। एक बार केवल ढींगा जी का जवाब पूरा होने देते हैं, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि 28 जनवरी 2013 से 2015 में इनकी सरकार आ गई। 2015 तक वो बेनिफिट लोगों को मिले और हमने आते ही उसको रिजर्वेशन लागू कर दी। हमने आते ही रिजर्वेशन लागू कर दी। उसके बाद जो 182 पेज का 2016 में एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, उसके अंदर सारा टोटल एवरीथिंग था। उसमें गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट भी थी, उसमें सारा टोटल एफिडेविट में सारी चीजें थी, जिसमें प्रॉपरली सिस्टम बना हुआ था, जिसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की बात रखनी थी, वो रखा गया। उसके बाद इन्होंने 16 दिन के बाद एक और एफिडेविट वहां पे चेंज कर दिया गया, जिसको 18/12/2016 को इन्होंने 2 पेज का एफिडेविट बनाया, जिसके बीच में इन्होंने केंद्र की बातों को जी आपको जानकारी नहीं है, वो 2 पेज का नहीं है, वो 7 पेज का है, वो 7 पेज का है। वो आपके जो लीडर है, जो असेंबली में लीडर है, उन्होंने कल दिखाया कि 7 पेज का एफिडेविट है, हमने 150 पेज का दिया था। मिल सके आपको ज्ञान की कमी है। नहीं, मुझे पूरा ज्ञान है। आपको जो है आप लोगों को लेकिन चलिए ज्ञानचंद गुप्ता जी, आप ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपकी सरकार ने कहा क्या? हलफनामे में आपने क्या दलील पेश की? आपने कहा कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन किस आधार पर? जैसा आधार तो वही था गवर्नमेंट की तरफ से बाकी राज्यों जो आधार कांग्रेस की सरकार ने लिया था, उसी आधार को हमने आधार मान करके कहा। यही पेज उठा रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चलिए आधार के एफिडेविट चेंज किया, उसमें बता दीजिए क्या हमने तो यही लिखा कि स्टेट के अंदर नो आपने 18/12/2016 का जो एफिडेविट रखा, उसमें आपने वर्डिंग चेंज की है। हमने कहा कि कहां नहीं मिलना चाहिए, हमने कब कहा? लेकिन किस तरह से मिलना चाहिए ये भी तो बात थी। सुप्रीम कोर्ट में ये भी तो बात थी कि आधार क्या है उसका, मेन सारा यही है, यही मुद्दा उठाया गया है। चलिए आप दोनों के पास आते हैं। प्रवीण अत्रे जी,
कांग्रेस के साथ साथ आपकी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। सवाल हालांकि आपके कांग्रेस के ऊपर भी है कि किस तरीके से उन्होंने आरक्षण दिया, सिर्फ लिपापोती हुई और जाती हुई नजर आई थी उनको अपनी सरकार, इसलिए वो ऐसा करके गए। साथ में मनोज सरकार के ऊपर भी आपका सवाल है। जानना चाहते हैं क्या वाकई में कांग्रेस के और आपके सवालों में दम है क्या? देखिए सुदेश, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण रद्द किया था वो एनसीबीसी की रिपोर्ट के आधार पे किया था, ये चीज स्पष्ट होना चाहिए। और जो बात ढींगरा साहब ने कहा कि हमने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, देखिए दूसरी चीज जो है, ढींगरा साहब अभी एक बात कह रहे थे कि 2013 में हमने नोटिफिकेशन किया था। सवाल कई हैं जो कांग्रेस से भी पूछने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी पूछने वाले हैं। पहली चीज, जिस वक्त 1990 में मंडल कमीशन ने पिछड़ी जातियों को चिन्हित किया, उसमें जाटों सहित बहुत सी जातियां थी जिनको पिछड़े वर्ग में माना गया। गुरनाम सिंह आयोग बनता है 1990 में, जननायक चौधरी देवीलाल के मार्गदर्शन में उन्होंने बनाया, और उसमें भी जाटों सहित 10 जातियां थी जिसमें सैनी और रोड गुजर सब थे, और जिन 5 जातियों की आज बात कर रहे हैं वो भी थी, और उनको माना गया बैकवर्ड क्लास की श्रेणी में। नोटिफिकेशन हो गया जिससे कि उनको बैकवर्ड क्लास श्रेणी के लाभ मिल सके। 1991 में जब कांग्रेस की सरकार आती है, साजिश रच के उनको उस लाभ से वंचित किया जाता है। एक तो सवाल कांग्रेस से पूछने वाला ये है। दूसरा, जो एनसीबीसी की रिपोर्ट जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण रद्द हुआ, वो रिपोर्ट कांग्रेस ने जब नोटिफिकेशन किया 2013 में, तो क्यों नहीं अपना होमवर्क पूरा किया? और आप 2005 में सत्ता में आ जाते हैं, 8 साल आप सत्ता में रहते हैं, उसके बाद 2013 में आपका वो प्रेम उमड़ पड़ता है जो 1991 में पहले आप साजिश करके जिस प्रेम की वजह से उनको इस फायदे से वंचित कर चुके थे, उससे स्पष्ट समझ में आता है कि वो वोट की राजनीति थी। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को रद्द किया, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब यह कहा गया कि हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, हमने तब भी यह बात कही थी कि आप अपना होमवर्क पूरा करके रिव्यू पिटीशन में जाइएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण रद्द किया है, अगर आपका होमवर्क पूरा ना हुआ तो कहीं वहां पर फिर आपको वापसी आना पड़े। और वो हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। क्योंकि गुप्ता जी बार बार एक बात बोल रहे थे कि हमने विधानसभा में आरक्षण दिया। गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी ये बात बोलते हैं, वो एक बात का जिक्र करना भूल जाते हैं कि जब विधानसभा में ये बिल आया था, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सदन में ये बात कही थी कि आप तुरंत केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख के इसको शेड्यूल 9 में डलवाए, क्योंकि इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट का उसी दिन बयान आ गया था कि हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। राजकुमार सैनी जी का बयान आया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार केंद्र सरकार को चिट्ठी नहीं लिखती। हालांकि इनके प्रवक्ताओं ने और इनके कुछ जो एमएलएज हैं, उन्होंने चैनल्स पे आके झूठ जरूर बोला कि हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी, लेकिन बाद में इनके पार्टी के प्रधान ने यह बात बोली कि नहीं, अभी हमने चिट्ठी नहीं लिखी। तो जब कोई पार्टी इस तरह के संवेदनशील मामले में, इस तरह के मुद्दे पे जब झूठ बोलना शुरू कर दे, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि उनकी नीयत अच्छी नहीं है। तो क्यों, वही गुप्ता जी सवाल ये था, सवाल यही था कि 1 महीने तक क्यों? वो और दूसरी सरकार भेज नहीं सकती। अरे तो उसके बाद भेज देते, उसके बाद भेज देते। आप आज भी चिट्ठी लिख सकते हो, आप कानूनन आज भी चिट्ठी लिख सकते हो गुप्ता जी, आज भी लिख सकते। अरे नहीं, उसमें गुप्ता जी आप केंद्र को चिट्ठी लिखने में कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। आपने क्यों नहीं लिखी उसके बाद भी चिट्ठी? क्यों आप इंतजार करते? गुप्ता जी, सवाल मंशा को लेकर आपकी कांग्रेस और चाहते थे, देखिए सुदेश जी, हमारी मंशा हमारी मंशा पे आज आरोपों पर आपका पक्ष भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हलफनामे को लेकर जो सवाल खड़ा हुआ है उस पर एक बार गोविंद हुड्डा जी के पास चलते हैं। गुप्ता साहब, क्या हमने चिट्ठी लिख दी? और फिर आपके पास, अरे आप ज्ञानचंद गुप्ता जी, प्रवीण अत्रे जी, आप दोनों के पास आएंगे। अगर एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो दर्शक आसानी से समझ पाएंगे, वरना बहस का औचित्य नहीं बनता। गुप्ता जी, बहस ऐसे नहीं होती, एक एक कर अपनी बात रखें। गोविंद हुड्डा जी, जो मसला है कि हलफनामे को लेकर जो सवाल अब उठाए पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, इनेलो इसमें साथ में कूद पड़ी है। हालांकि उनके निशाने पर कांग्रेस भी है, लेकिन सच्चाई क्या है इन दावों की और जो बातें कही जा रही है उनकी? क्या वाकई में दोनों पार्टियों की मंशा गलत रही? कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो। सुदेश जी, आज जो जाट आंदोलन वाले हैं वो जंतर मंत्र पे थे जी,
वहाँ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 20 तारीख को वो पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और लोग ट्रालियों में 7 दिन का राशन लेके वहाँ पहुँचेंगे और हम 7 दिन वहाँ बैठेंगे। हालात जो है बहुत संगीन और बहुत संवेदनाशील हो रहे हैं। इसी में ये बहस, इसी कंटेक्स्ट में इस बहस को समझा जा सकता है। अगर जाट आंदोलन ना हो तो फिर विधानसभा में, विधानसभा के बाहर और यहाँ स्टूडियो में बहस नहीं होगी। बिल्कुल। वो बहस इसलिए हो रही है कि जाट बहुत उचित, बहुत मजबूती से इस डिमांड के ऊपर खड़े हैं और उनको इस बार जो मिला है, लोगों से सपोर्ट मिली है, वो बहुत ज़्यादा है। उनको अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतने उनको सपोर्ट करेंगे। औरतें, बच्चे, नौजवान सब उसमें शामिल हो रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो मसला है ना जाट के रिजर्वेशन का, ये पूरे तौर पे एक राजनीतिक मसला भी है और लोगों का इसमें उनका सोशल, उनका इकोनॉमिक बेनिफिट भी जुड़ा हुआ है। अगर ये बेनिफिट मिलता है तो नौकरियों में, कॉलेजेस में एडमिशन में, हर जगह जाटों को जैसे 2013 से शुरू हुआ था और 1.5 साल 2 साल चला, वैसे ही उनको बेनिफिट मिलेगा। अब वो बेनिफिट विड्रॉ हो गया। विड्रॉ के बाद ज़्यादा तकलीफ होती है कि ये हमें चीज़ मिल रही थी, हमारे हाथ से निकल गई। अब क्यों निकली? बड़ा सीधा सवाल है। कोर्ट्स ये पूछ रही हैं, पंजाब हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते पूछा, लगातार पूछ रही हैं कि हमें ये बताओ कि जाट किस तरीके से सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। आप कोई रिपोर्ट, आधार दे दीजिए, जो आपने रिपोर्ट बनाई, क्या उसमें ये साबित होता है कि वाकई में वो इस तरीके से पिछड़े हुए हैं? जो गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट थी उसको उन्होंने ज्यादा नहीं तवज्जो दी, ज्यादा माना नहीं। उससे पहले जो गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी वैसे रह गई, उस पर भी कोई बात नहीं बन पाई। अब इन्होंने एक और कमीशन, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना दिया है। सवाल यह है कि कोर्ट में जाके आप ये एफिडेविट दीजिए, साथ में आप सबूत लगाइए, ताकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट उसको एक तरीके से देखकर कह दे कि हाँ आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए। वो नहीं हो रहा। अब सब जानते हैं। एक सवाल यहाँ पे आया है, 9th शेड्यूल वाला अत्रे साहब ने रेज किया है और उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, क्योंकि जब मिसेस गांधी ने लैंड रिफॉर्म्स किए थे तो उस वक्त भी यही प्रॉब्लम आई थी। वो 9th शेड्यूल का सबसे बड़ा यूज तब हुआ था जब लैंड रिफॉर्म्स को, आप कोर्ट में चल रहे थे केस, बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो सीधा ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया। उसके बाद कोर्ट्स में चले नहीं हो सकता, लैंड रिफॉर्म्स का इशू आ ही नहीं सकता, उससे खत्म हो गया बात। सवाल यह है कि अगर आप चाहते हैं, अगर सारी पार्टियां चाहती हैं, कांग्रेस चाहती है, लोकदल चाहता है, बीजेपी भी कह रही कि हम चाहते हैं, तो वो इस बात को 9th शेड्यूल में जाके प्राइम मिनिस्टर से मिल के कहें कि देखिए साहब, इसको पार्लियामेंट में लाइए, इसको सब पार्टियां सपोर्ट करेंगी, 9th शेड्यूल में लाइए, मामला खत्म हो जाता है। वो खत्म क्यों नहीं हो रहा? अब समझने की जरूरत यह है कि सभी पार्टियों में तकरीबन, और खासतौर पे बीजेपी में, इस आरक्षण के मुद्दे पे बहुत विरोध है। अंदर कंट्राडिक्शंस हैं बहुत ज्यादा। नहीं, वो तो खुलकर अब सामने भी आ चुके हैं। सामने आए ना। अब उसमें जो जाट हैं वो चाहते हैं कि आरक्षण मिले, जो नॉन जाट हैं वो नहीं चाहते। वो अपना सारी बात गोविंद ठुकराल जी, सारी बात वोट बैंक की है। हाँ, नहीं, नेचुरली मैंने पहले शुरू में कहा ना, ये पॉलिटिक्स की एक सियासी मसला है। सियासी मसले का सियासी हल होगा। वो सियासत ये है कि जाटों को आप लेना चाहते हैं लेकिन दूसरों को दूर नहीं करना चाहते। मुश्किल ये आ रही है। बिल्कुल। लेकिन केवल ढींगरा जी, आप बार बार केसी गुप्ता रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। उस रिपोर्ट को तो सिरे से खारिज कर दिया और तभी आरक्षण को रद्द किया गया। क्या ये कांग्रेस की भी जवाबदेही नहीं बनती इस मसले पर? आप उंगली उठा रहे मनोज सरकार पर, लेकिन क्या आपको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि जिस रिपोर्ट को आधार बनाकर आपकी हुड्डा सरकार ने जाट समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया था, उसी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए आरक्षण को रद्द भी कर दिया? बिल्कुल ठीक है। ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, लेकिन मैं पहले इस बात पे आऊंगा कि जो एक सेकंड, अभय सिंह ने ये सवाल पिछले सेशन में जब पास हो रहा था बिल, बड़े जोर शोर से कहा था कि इसका हल निकालो। देखिए, अगर हर पार्टी कहती है कि आरक्षण मिलना चाहिए तो हर पार्टी इस मसले पर क्यों विचार नहीं करती कि आरक्षण को किस तरह से दिलवाना चाहिए? जी, मैं आपके सवाल का बड़ी क्लियर उससे उत्तर देना चाहता हूं। पहले जो अभी अत्रे जी ने बात कही वहां से शुरू करूंगा। गुरनाम सिंह रिपोर्ट कमीशन की बात करी इन्होंने, 6 साल इनकी सरकार रही। गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद 6 साल ये कहां सोए हुए थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हुआ उससे है। आरक्षण ना देने का काम किया। इनेलो से जो सवाल होगा वो मैं पूछ लूंगी। ढींगरा साहब, इनेलो से जो सवाल होगा वो मैं पूछ लूंगी। मेरा सवाल आपसे है, आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप ये बताएं कि जिस रिपोर्ट को आधार बनाकर हुड्डा सरकार ने चुनाव से ठीक पहले
जाट समुदाय को आरक्षण दिया था, उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और आरक्षण को रद्द कर दिया। वो भी बता रहा हूं, लेकिन प्रवीण अत्रे जी का जवाब जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि ये अपनी बात साफ गोई से निकल नहीं सकते इस बात से। 6 साल से ये सत्ता में थे, तब इन्होंने क्यों नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जो ये INLD ये बात कर रही है कि सरकार वंचित रह गई, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कौन वंचित रहा। 5-6 जातियों को आरक्षण हमने देने का काम किया, उसके अंदर उसके बाद आपने पंजाबी आरक्षण दिया साहब, लेकिन किस तरीके से दिया उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। आप सुनिए, ये गलत बात है साहब, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और वहीं से रद्द भी हो गया। झूठ मत बोलो, आधा-अधूरा कोई चीज नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता। आप फिर विधेयक लेके आते, बिल्कुल दिया गया आपने। आप गुप्ता कमीशन के आधार पे उनको आरक्षण दिया गया, जिसके अंदर 6 जातियों को आरक्षण मिला। उसके बाद जो दूसरी जातियां थी, जिसमें पंजाबी थे, दूसरे लोग थे, 10% उनको भी दिया। साहब, मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये था, सभी लोग उसके अंदर आ गए। मेरा सीधा सा सवाल ये था कि आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने, आपकी आला कमान ने खूब क्रेडिट लिया कि हम जाटों को आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन आपने उसको आधार क्या बनाया? क्या आपका आधार इतना कमजोर नहीं था कि उसको चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में रद्द कर दिया गया? और आज ये मामला कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, जाट समुदाय आज सड़कों पर बैठा हुआ है। सवाल हर पार्टी, हर राजनीतिक दल पर लग रहे हैं। मैं आपसे आधार की बात ही करने जा रहा था, क्योंकि इनका सवाल का जवाब भी देना, INLD बीच में से निकल नहीं सकती, इसलिए। दूसरी बात मैं बता देता हूं। अब आधार की बात यह थी, जिस समय सभी जातियों को, उसमें पंजाबी रोड सब शामिल हो गए, ऑलमोस्ट सभी जातियां। जब वो हो गया 2015 तक वो रहा, उसके अरे सुन तो लो, 2015 के बाद, अरे सुन तो लो, 2015 के बाद, सुन लो 2015 के बाद जब ये एफिडेविट कोर्ट में दिया जाता है 2/2/2016 को, उस एफिडेविट को इन्होंने 8 दिन के बाद 2 पेज का चेंज किया। छोड़ दीजिए कितने पेज, मैंने सीधा सा सवाल ये पूछा है कि आपकी रिपोर्ट ऐसी थी कि चैलेंज होते ही रिपोर्ट को खारिज करके मसला सारा खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार को नॉन जाट ने वोट दी, इनका मानना ये है। ढींगरा साहब, आप वोट दी, मनोज सरकार को उंगली उठा रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर जब सवाल किया जाता है तो उसका जवाब आप नहीं दे रहे। क्योंकि अभी चलिए बहस आगे बढ़ाते हैं। जो सवाल पूछा जवाब आपके पास है नहीं, जवाब आपके पास है नहीं। जी टुकड़ा साहब, आप बोलिए। आपके पास जवाब नहीं, आप देना नहीं चाहते जवाब? दे रहा हूं जवाब में। आप बताइए कि आपकी रिपोर्ट का आधार इतना कमजोर क्यों था कि चैलेंज हुआ और रद्द कर दिया आरक्षण? ये बताइए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, ये उसकी वजह से रद्द हुआ, क्योंकि पहला एफिडेविट जो दिया था उसको चेंज करके दूसरा एफिडेविट इन लोगों ने चेंज क्यों किया? लेकिन क्या ये बात नहीं मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीसी गुप्ता रिपोर्ट, वो रिपोर्ट के आंकड़े ही नहीं थे, वो सर्वे हुआ ही नहीं। बिल्कुल सर्वे हुआ ही नहीं। बिल्कुल सर्वे हुआ था। 182 पेज की जो रिपोर्ट है उसके अंदर सर्वे रिपोर्ट भी है। किसने किया? आपको ये मैं बता रहा हूं कि उसके अंदर सर्वे रिपोर्ट भी है। और जो इन्होंने दूसरा एफिडेविट दिया वो सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित करने के लिए जो इन्होंने काम किया, मैं उससे पूछ रहा हूं कि इन्होंने ये सोचा कि जो वोट हमें नहीं मिल रहे उस बारे में आरक्षण क्यों दिया जाए, इसको खत्म किया जाए। ढींगरा साहब, आपको लगता है कि चैनल पे जोर से झूठ बोलने से वो सच हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। आप इस बात को मानिए। आंकड़े ये कहते हैं कि एनसीबीसी की रिपोर्ट की वजह से खारिज हुआ, और एनसीबीसी ने आपने रिपोर्ट में कहा, अरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लो। अरे जब खारिज हुआ वो ऑर्डर पढ़ लो, उस ऑर्डर में लिखा है, अरे उस ऑर्डर में लिखा है, और इसीलिए एनसीबीसी ने ये बात बोली। नेशनल कमीशन की बात कर रहे हैं, दोनों बातों में फर्क है। खिलाफ दोनों आपकी कारगुजारी का नतीजा तो था। आप गलत बात नहीं करें। एनसीबीसी की रिपोर्ट अगर खिलाफ आई है वो आपकी कारगुजारी का नतीजा था, तभी एनसीबीसी ने खिलाफ रिपोर्ट दी। इसलिए भाई पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ो, उसका आप उस आदेश को पढ़ो, आपको तब समझ में आएगा ढींगरा जी कि वो जब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया तो क्या कह खारिज किया। आप उसको पढ़ोगे तो वो आपकी कारगुजारी थी। पहली चीज, अगर आपकी इच्छा, ढींगरा जी अगर आपकी नियत होती तो बजाय नोटिफिकेशन करने के आप बाकायदा बिल लेके आते विधानसभा में, आप विधानसभा में बिल लेके आते, फिर आपकी नियत होती तो सिविल लाइन में डलवा देते, लेकिन आप नहीं चाहते थे। आपने केवल मात्र नोटिफिकेशन करके जिस तरह से वोट की राजनीति की, उसका नतीजा ये हुआ कि वो रद्द हो गया।
अब वही खेल मैं भी यही कह रहा खेल रही है। हूं। उस समय देखिए, आप तो आपने मेरा आप छह सभी साल से से अनुरोध है आप कि इस मसले उन्नीस पर साल कम से का कम नहीं बहस में आपकी राजनीतिक सरकार रोटियां ना जब सेकें। आपसे मैं भी बोल गोविंद सकता हूं। गुर्राल जी, आपके पास आना चाहता हूं। 6 साल आपने क्यों नहीं दिया? अरे तो आप कोर्ट में हमने 1991 में आप उसको चले दिया। गए इस अत्रे जी, मामले में। हमने अत्रे जी। 2013 में दिया, 2015 तक वो लागू रहा। उसके बाद अरे आपकी भारतीय जनता अत्रे पार्टी जी, की सरकार आती है और अत्रे वो जी, भी रास्तों पर आती है। ढींगरा जी, में क्यों नहीं किया आप दोनों से एक बार ठुकराल जी आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पर भी राजनीति हो रही है। हाँ, ये राजनीतिक मसला है और इसी के जरिए वोट बैंक साधा जाता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, हर कोई जानता है। लेकिन हमारा मसला ये है कि कांग्रेस इस वक्त जो बैठ के आरोप लगा रही मनोहर सरकार पर और जो इनेलो आरोप लगा रही कांग्रेस पर कि आपने तो आधार ही कमजोर किया था, बहस का विषय वो है। देखिए, दोष और प्रतिदोष तो ऐसे ही चल रहा है। इसका तो आधार वही है कि मैं राजनीति करूंगा, मुझे वोट मिलने चाहिए, वो राजनीति करेगा, उसे वोट मिलनी चाहिए। सवाल यह है कि एक और कमीशन की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पिछले साल आ चुकी है, 1 साल से ऊपर हो गया जी। वो भी बैकवर्ड क्लासेस और कास्ट के बारे में सर्वे है। उसमें बैकवर्डनेस भी है, बाकी फॉरवर्डनेस भी है, सब कुछ है उसमें। वो कंप्लीट रिपोर्ट है। उसको केंद्र सरकार रिलीज नहीं कर रही, लेके बैठ गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी वाले जो हरियाणा के लोग हैं अपनी सरकार से दिल्ली में कहेंगे कि उसमें जो है उसको आधार बना के सुप्रीम कोर्ट में, जो हाई कोर्ट में दे दिया जाए कि देखिए केवल हरियाणा का मसला है क्या? एक सेकंड, वो सारे राष्ट्र का, पूरे देश की सुन लीजिए ना, सुन लीजिए वही ना ना। ठुकराल साहब, बात आगे राजनीति पर वो अरे, पर अटक सुन जाती लीजिए है। ना। बिहार इलेक्शन के टाइम से लेकर अब तक वो रिपोर्ट बहुत बार उछली है, लेकिन जग जाहिर कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, वो जग ज़ाहिर क्यों नहीं हो रहा? उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, ये बताइए। एक कमीशन बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लोगों का पब्लिक फंड पैसा खर्च हुआ, टैक्सेस का मनी खर्च हुआ, बहुत लंबा काम हुआ। उसकी रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट लेके बैठी क्यों है? काहे के लिए बैठी है? क्या करना चाहती है? किस बात का भय है? उसमें से क्या निकल के आएगा जिसका भय? सवाल ये है, अगर उसमें से जाटों को और बाकी जो बैकवर्ड लोग हैं उनका आरक्षण निकलता है तो उस बात को सीधा लेके आए, जिसका हक है उसके बाद उसको मिले। वो 50% वाला भी जो है ना मसला, वो भी हल होता है। 9th शेड्यूल में जाने से वो भी हल होता है। लेकिन सत्ताएं बदल जाती है ठुकराल साहब। अगर ऐसी रिपोर्टें बाहर आ जाती बड़ा बदलाव आ सकता है। आपके पास आएंगे, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, एक कमर्शियल ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। इस आरक्षण की नई जंग पर आगे बहस करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में। जाट आरक्षण को लेकर एक नई जंग की शुरुआत हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है मनोहर सरकार पर कि जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया था, उस हलफनामे को मनोहर सरकार ने अपने वक्त में आकर बदल दिया और इसी की वजह से जाटों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा। तो तमाम सवाल हैं, तमाम आरोप हैं, उनका जवाब तलाशने की कोशिश यहां पर करें। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपसे फिर मैं जानना चाहती हूं, सीधा सा सवाल है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कि हमने 2 दफा हलफनामा दिया, उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है, बीजेपी की सरकार आती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला था तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना था, आपने कुछ पन्नों में समेटकर हलफनामा दे दिया और यहीं से पेंच फंस गया। जाटों का आरक्षण जो मिला था वो रद्द हो गया। क्या इसमें सच्चाई नहीं है? देखिए सुदेश जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि जिस दूसरे हलफनामे की बात कर रहे हैं आप, उसमें कहां भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का विरोध किया? आप बताइए मुझे हलफनामा पढ़ करके। नहीं कहा गया उसमें, हम ये बात बार बार बोल रहे हैं कि आपने कहा कि जाटों को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन आपने दलील, एक आधार होता है ना, हमने आरक्षण का विरोध ज्ञानचंद गुप्ता जी, एक आधार तो दिया होगा, वो आधार ही हम जानना चाहते हैं। आपकी सरकार ने क्या कहा कि इस आधार पे, किस आधार पे जाटों को आरक्षण दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी आपकी सरकार ने? यही तो बार बार जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि 3-4 पन्नों में लिखा गया आपकी सरकार की तरफ से दिया गया। जब ये आरक्षण हुआ था, जो आधार कांग्रेस ने बना करके आरक्षण दिया था, उन्हीं का जो एफिडेविट था उसी को आधार बनाते हुए हमने अपना एफिडेविट दिया। 182 से 3-4 पन्नों पर आ गया। तो हमने उसके अंदर कोई आपने सर्वेक्षण थोड़ी हो गया उसके अगर आज सवाल ये पूछना चाहता हूं के अंदर
किसी भी प्रकार का दो एफिडेविट है, तो 2016 को जो पहला एफिडेविट गुप्ता कमीशन के आधार पे आपने दिया था, सेकंड एफिडेविट जो 18/12 को आपने दिया उसको चेंज क्यों किया, ये आप ये पूछना चाहते हैं? हमने कहा किया चेंज? 18/12 को जो एफिडेविट दिया था उसका क्या जवाब था, क्या उसमें लिखा आपने, क्यों चेंज किया? पहले कहते कि आपने अपनी सरकार ने हलफनामा दिया, अभी आप कहते कि जो कांग्रेस ने दिया था वही हलफनामा हमने दे दिया। ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि हमने कब कहा है कि जाट को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आपने लेकिन दो आपने एफिडेविट ये भी तो जानना चाहते हैं। दिया था। देखिए गुप्ता जी से एक सवाल पूछना बड़ा जरूरी है। गुप्ता जी बार बार कह रहे हैं कि हम चाहते हैं आरक्षण मिले, भारतीय जनता पार्टी चाहती है आरक्षण मिले। चलिए स्टेट के अंदर तो कोर्ट के अंदर मामला है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप इतने इंटरेस्टेड है तो केंद्र में क्यों नहीं दे देते? वो तो उनकी मांग तो ये भी है कि केंद्र में भी दो, और आप नहीं दे रहे उसको। केंद्र में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वहां दे दीजिए आप। वहां से सीधा कैसे मिल जाएगा? अरे सीधा कैसे क्यों नहीं मिल सकता भाई? देखिए वहां क्यों नहीं मिल सकता? सवाल इस बात का क्यों नहीं मिल सकता? अरे आधार जब आप ये मान रहे हो, जब आप मान रहे हो कि वो, अरे आप खुद मान रहे हो पिछले श्रेणी में है वो, और ये आप जानते हो और आप देना चाहते हो, तो क्यों नहीं केंद्र में दे देते हो? गुप्ता जी सही कह रहे हैं अतुल जी, आप एक तरफ कहते हैं कि जाटों को स्टेट में जब आरक्षण मिला तो आधार है, सेंटर में जाके आधार बनेगा ना, तो आप रिपोर्ट आएगी। आप दे दो ज्ञानचंद गुप्ता जी, इसका मतलब आपकी सरकार ने जो हलफनामा दिया उसमें आपने आधार दिया ही नहीं। देखिए बड़ा स्पष्ट है, राजनीति करने के लिए आप क्या दे दो। लेकिन सेंटर में अगर बात होती है आरक्षण की तो आप कहते हैं आधार ही नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आधार, कोई रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके ऊपर आधार बनेगा कि कितने आधार मिलना चाहिए। ये तो पब्लिक खुद तो करेगी नहीं। हाँ, नहीं तो करेगी तो सरकार करेगी। या तो आप कहेगी हम जाटों को आरक्षण देना नहीं चाहते, हर पार्टी ये भी कहती है कि जाटों को आरक्षण देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2 साल से 3 साल से आई है, उससे पहले तो सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने क्या किया मैं बताइए? आज जो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, उन्होंने क्या किया? कुल मिलाकर हर इस मसले को हर तरीके से राजनीति से जोड़कर देखा। एक सवाल आता है, जब सवाल इधर से पूछा गया कि केंद्र में क्यों नहीं करते, तो गुप्ता जी ने कहा कि आधार बने ना तो करें। मैं पूछना ये चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी जाटों को हरियाणा में सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड मानती है? पहला देखिए, एक अभी ये सर्वेक्षण का मामला है। एक सेकंड, बस ये है, मसला ये है, ये मानते नहीं है। सर्वेक्षण सही नहीं होता। तो ये बताइए, आपके मुख्यमंत्री, आपके कैबिनेट मंत्री बार-बार ये क्यों कहते हैं कि अब जाटों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं? हमने तो बिल पास किया कि मिलना चाहिए। मुझे आप बात कंप्लीट, सवाल तो कंप्लीट करने दीजिए ना। पहला सवाल तो ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी जाटों को हरियाणा में सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड मानती है? मान करके तभी हमने आरक्षण दिया ना। हमने बात भी करने दीजिए ना। अगर मानती है तो इनके पास क्या आधार है उसका? नहीं देखिए, यार सुन लीजिए ना, बात सुन लीजिए गुप्ता जी, मेरा कोई आपसे झगड़ा नहीं, किसी का बात कर, आप राज करिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस पे जो आधार आपके पास है वो आधार को आप साबित कीजिए कोर्ट में जाके कि ये आधार है हमारे पास, बताइए। वो आधार नहीं बताते कुछ भी। कोर्ट रोज पूछती है आधार दीजिए, इनके वकील आधार बताते नहीं है। किस जिस पे आप आधार, किस बेसिस पे आप जाटों को और बाकी 5 जातियों को आरक्षण दे रहे हैं, उसका आधार बताइएगा। आधार इनके पास नहीं है क्या? अगर है तो बताएं, बस बात खत्म हो जाती है। वही सिंपल सी बात है ज्ञानचंद गुप्ता जी, वही बात है। या तो आपकी पार्टी कहते हैं कि आधार है ही नहीं जिसके बेस पे हम जाट समुदाय को आरक्षण दे पाएं। भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट में लाइन में खत्म करूंगा। भारतीय जनता पार्टी लगभग वही खेल खेल रही है जैसे ढींगरा जी ने मेरे से सवाल भी पूछा था ना कि जी आप 6 साल क्या करते रहे, मैं उसका भी जवाब साथ में दे देता हूं। ये वही खेल खेल रहे हैं जो कांग्रेस ने खेला था जब 1991 में। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अरे बता तो रहा हूं आपको ना, अरे बता रहा हूं ना, फिर आप सुनोगे तो बताऊंगा ना। 1900 जब कांग्रेस की सरकार आई, अरे सुन तो लो, आप परेशान क्यों हो रहे हो ढींगरा जी? जवाब सुन लो, अरे वही बता रहा हूं ना, क्यों नहीं दिया, आप सुन तो लो पहले। 1991 में जब कांग्रेस की सरकार आई और ये जिस तरह से इन्होंने चालबाजी करके मामले को कोर्ट में इनकी तरफ से पिटीशन गई इनके इशारे पे, अब उसमें इन्होंने कैसे गेम को बुझाया, कैसे उलझाया गेम को? प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ रही है कि अगर केंद्र सरकार डालेगी आरक्षण की सूची में तो हम भी डाल देंगे, और ये बात ये कोर्ट में बोल देते हैं और मामले को कोर्ट में उलझा देते हैं। और वही काम इसीलिए, अरे मैं आपको बता दो रहा हूँ, अरे अचानक सरकार चली गई थी, अगर अचानक ना जाती तो हम तो करके जाते। अरे ढींगरा जी, शेड्यूल 9 केंद्र में डलता है, प्रदेश में नहीं डलता। 6 साल बाद मैं कह रहा हूँ प्रदेश में नहीं डलता, पार्लियामेंट में डलता है, शेड्यूल 9 में। 9 शेड्यूल में डाल के वो पार्लियामेंट में डलता है, केंद्र में सरकार आप कर लेते। उस समय वाजपेयी की सरकार थी, उस समय हमारी तो नहीं हुआ भाई। अरे वो हमारी सरकार थी,
पार्टी और आप लोग इकट्ठे थे हमारी प्रदेश में सरकार आपकी बीजेपी के साथ सरकार थी, कारगुजारी की वजह से आपकी बीजेपी के साथ सरकार सरकार रहती थी तो हम करके जाते। अरे ओम प्रकाश चौटाला जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। चलिए आप तीनों से एक एक करके मेरा सेम सवाल है। आप तीनों से मेरा सवाल, ज्ञानचंद गुप्ता जी एक ही सवाल है मेरा। आप तीनों तीन पार्टियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर, और आप तीनों से मेरा एक ही सवाल है। आप एक एक करके मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वाकई में आपकी पार्टी को, आपको लगता है कि जाट समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, उनका वो आधार है, उनका हक है, वो पिछड़े हुए हैं, या फिर नहीं लगता आपको? देखिए, साफ गोई से देखिए सुदेश जी, अगर हमारी सरकार को लगता था कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए, तभी हमने सर्वसम्मति से इस विधानसभा के अंदर हमने बिल पास किया, हमने उसके ऊपर आरक्षण की मंजूरी दी। और ये तो 10 साल राज किया कांग्रेस ने, लेकिन जाते हुए 2 साल के बाद रद्द हुआ, वहां हलफनामे को लेकर सवाल उठ गए कि आपने ऐसी दलील, ऐसा आधार दिया नहीं जिससे कि वो मामला वहां पर केस उससे पहले का डला हुआ है। दूसरा, अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मामला अटका हुआ है, अंतरिम रोक लगी हुई जब से आरक्षण दिया है, वहां पर आपकी सरकार कोई भी ऐसा सबूत, कोई भी ऐसी बात, कोई दलील ऐसी नहीं पेश कर पाई कि वो रोक हट जाए। और उसके बाद आप कहते हो कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, उनका हक है, और हमारी सरकार चाहती है, हमारी पार्टी चाहती है उनको आरक्षण हमने तो मिले। दिया है, हमने तो दिया है। ये क्या सिर्फ सियासी बातें हैं? नहीं, सियासी नहीं है, हमने असेंबली में दिया है। फिर आपने एफिडेविट चेंज ये तो करते उसके बाद दिया हैं। हमने। आप इस वक्त जो मामला हाईकोर्ट में अटका हुआ है, वहां पर ऐसी कोई दलील पेश नहीं कर पाए पिछले इतने महीनों से कि वहां से रोक हट सके। साफ मेरा सवाल यही था, क्या आधार बनता है या नहीं बनता है? देखिए, आप कहते हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन क्या बिना आधार के, देखिए हमारी इच्छा है, सियासी रोटियां सेक रहे हैं? नहीं, हमारी इच्छा है। अगर आप हाईकोर्ट में जाएं, अगर आप पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जाएं, जब प्रोसीडिंग चलती है सुने, तो इनके जो लॉयर्स वहाँ पेश होते हैं, एडवोकेट जनरल वगैरह पेश होते हैं, उनके रवैये से, उनकी बात से लगता है कि टाल जाओ, आज का दिन अगला दिन एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी भी अपना वकील खड़ा करे और इंडियन नेशनल लोकदल भी अपना वकील खड़ा करे, और जाकर के उनके अगर कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं आपको लगता है कि गलत, मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती, आपकी पार्टी कहती है कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जब कोर्ट आपसे आधार पूछता है कि किस बेस पे आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर रोक लगाते हैं, आपने कहा कि आप ज्ञानचंद गुप्ता जी वो बेस आप दे ही नहीं पाते, वो सबूत, वो आंकड़े आपकी पार्टी दे नहीं पाती। और यही सवाल मेरा कांग्रेस से, केवल ढींगरा जी, आपके पास भी यही मामला आया, आपकी सरकार ने आरक्षण दिया, लेकिन वो चैलेंज हो गया, रद्द हो गया। आप भी कहते रहे कि उनका हक बनता है, उनको मिलना चाहिए, लेकिन अगर हक था वाकई में तो उनका रद्द कैसे हो गया वो हक सुप्रीम कोर्ट में जाके? क्या आपने भी सिर्फ सियासत की इस मसले पर, और कोई बेस था ही नहीं? अगर बेस था तो फिर चैलेंज होकर रद्द कैसे हो गया मामला? मैं बताता हूं ना रद्द कैसे हुआ। जे अगर हमारा मंशा नहीं होती तो 2013 में ये पास नहीं होता। बात अब ये आ गई है, क्या वाकई में जाट समुदाय इतना पिछड़ा हुआ है कि कानून उनको ये हक मिलना चाहिए? क्या वो हकदार है? देखिए किस आधार पे मिलता, कमीशन के आधार पे। हमने कमीशन लागू किया, कमीशन ने वो आधार बनाया। कैसा सर्वे? सर्वे में सवाल खड़े हो गए। कैसा सर्वे? मैं ही बता रहा हूँ कि कैसा सर्वे। केसी गुप्ता कमीशन के सर्वे की रिपोर्ट पर ही तो सवाल खड़ा हुआ, उसी को चैलेंज हुआ, उसी के जरिए आरक्षण रद्द पूरी होने दे, फिर आप बोले। चलिए बोलना बोले। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर 2012 में कमीशन की रिपोर्ट हमारे पास आती है, हमने कमीशन लागू किया 11 में, 2012 में हमारे पास रिपोर्ट आती है, हम उसको नोटिफिकेशन 24 जनवरी 2013 को करते हैं। जब हमने 28 जनवरी को बेनिफिट देने शुरू कर दिए 2013 में, 2014 के एंड तक हमारी सरकार रही। मैं ये पूछना चाहता हूं 2015 तक नोटिफिकेशन वही रहा या नहीं रहा, और उसके ऊपर जाट को आरक्षण मिला या नहीं मिला? उनको बेनिफिट मिला। जब उनको हमने बेनिफिट दिया 2000, अरे सुनता लीजिए आप गुप्ता जी, आपका ज्ञान खराब है, आपका ज्ञान ही खराब है, आप सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि आपकी नीयत खराब है। आप सुन लीजिए, आपका ज्ञान भी खराब है, आपकी नीयत भी खराब है। हमने आरक्षण 2013 से 15 तक दिया। आप बात तो सुनिए, आपने उसके बाद 2016 को जब आपने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वही गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट वाला था। लेकिन जब आपको यह मालूम हुआ
कि इसके आधार पे सिर्फ आपने वोटों के लिए कि वोट इलेक्शन आ रहे हैं तो इसको वो एफिडेविट जो चेंज किया वो 182 पेज से चेंज होकर एक ज्यादा 182 पेज में लिखने से तो 16 वो दिन नहीं के हो अंदर जाता। पेज की चेंज किया गया क्योंकि आपका माइंड जो था, आपकी मंशा जो थी वो ठीक नहीं थी और आप लोगों को आपकी मंशा के बारे में लोगों ने बता दिया कि आपकी मंशा क्या थी। ठीक नहीं है, वही सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक बात भी अग्नि साहब, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सब पार्टी ने कहा कि इस मसले पर मनोहर सरकार के साथ है और जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन क्या कोई भी पार्टी ऐसा रास्ता नहीं निकाल पाई अगर वाकई में जाट इस हक के हकदार हैं तो? सुदेश देखिए इसका जवाब, पहली चीज तो अभी ढींगरा जी ने बड़े जोर शोर से एक बात कही कि 2013 में नोटिफिकेशन आया। पहली चीज, आप बजाय नोटिफिकेशन के विधानसभा में बिल लेके क्यों नहीं आए? दूसरी चीज, आप 2013 की जगह 2006 में या 5 में क्यों नहीं ले आए? अब सवाल ये आ जाता है कि ये बात स्पष्ट रूप से सामने है कि इस आरक्षण के लिए शेड्यूल 9 में डलवाना जरूरी है और सरकार ये इनिशिएटिव तब लेगी जब केंद्र के अंदर भी सरकार, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, पहले कांग्रेस की केंद्र में भी थी और प्रदेश में भी थी, तभी ये शेड्यूल 9 में डलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है कि अपने वायदे को निभाते हुए इसको शेड्यूल 9 में डलवाएं, जिससे कि ये जुडिशियल प्रीव्यू से बाहर चला जाए। और आप शेड्यूल 9 के लिए चिट्ठी आज भी लिख सकते हैं, आपको कोर्ट रोक नहीं रहा है। आपसे कोर्ट ने ये पूछा भी था, अगर आपको याद होगा, कि क्या आपने शेड्यूल 9 में डलवाने की कोई प्रक्रिया की, आपसे कोर्ट में पूछा गया था, तो आपने क्या किया? अरे आपको पता है कानून आपके ऊपर फाउंडेशन नहीं है अभी, आप चिट्ठी लिख सकते हो, चिट्ठी लिख सकते हो आज। देखिए एक सेकंड, ये जो शेड्यूल 9 वाली बात है ना, उसमें कोर्ट कोई रुकावट नहीं है अपने आप में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो करना चाहें तो सवाल ये है कि जो सर्वे करवाना है बैकवर्डनेस को साबित करने के लिए, वो सर्वे क्यों नहीं करवाया जा रहा, अगर ये बात है। और जो सर्वे केस है, कोर्ट केस है, सर्वे तो मांग रही है, कोर्ट तो मांग रही है, कोर्ट मांग रही है, कोर्ट डायरेक्शन, कोर्ट तो मांग रही है, रोज मांगती है कोर्ट, सर्वे हो जाएगा कोर्ट की डायरेक्शन कैसे, कोर्ट की डायरेक्शन की डायरेक्शन आएगी, कोर्ट तो रोज मांग रही, भाई रोज मांग रही है। जो हमारे पास है वही देंगे ना, जो करवा के दे दीजिए, वही जो आपने किया वही है, और उसको कोर्ट मान नहीं रही। एफिडेविट क्यों चेंज किया, वही बात पूछी जा रही है। आप बताइए कि ये 18-12 को जो एफिडेविट दिया था वो 2 पेज का क्यों किया गया चेंज? हमने क्या चेंज किया ये तो बताओ ना। यही तो हमने कब कहा कि जाट को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? बताओ, अगर हमने कहा हो कि जाट को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए तो ये बता दीजिए आपने क्या कहा कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए? बिल्कुल कहा हमने, हम मानते हैं कि आपने कहा, लेकिन किस तरह से, किस आधार पर मिलना चाहिए? देखिए, आधार हमारे पास अभी कोई सर्वे नहीं हुआ, अभी स्टेट के अंदर कोई दोबारा कोई इस प्रकार का सर्वे हुआ नहीं है, जो हमारे पास ऑलरेडी सर्वे। अगर हाई कोर्ट के अंदर केस है, कौन सर्वे कराएगा उसको? पहले आधार पे आपने एफिडेविट दिया हुआ उसमें, हाँ पहले चेंज क्यों किया? किसने डाला कोर्ट के अंदर? चेंज क्यों किया आपने? किसने केस? आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं फिर बताएं चेंज क्यों किया एफिडेविट? आपने एफिडेविट इसलिए चेंज किया ना। एफिडेविट क्या चेंज किया हमने, बताओ सही। आपने 18-12 को एफिडेविट जो 2 पेज का दिया वो चेंज किया, हमने आपकी मंशा ठीक नहीं थी। मंशा तो आपकी ठीक है। गुप्ता जी, क्या आपने, आपकी सरकार ने उस हलफनामे में ये नहीं कहा कि इस स्टेट का मामला छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट जो बाकी राज्यों में आरक्षण है उस तरीके चले, हम उसको फॉलो करेंगे? क्या ये नहीं कहा आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने? बिल्कुल कहा है हमने। हम तो फिर सारा पेंच तो वहीं पे है। यही तो आरोप है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कि आपने पूरा मामला ही बदल दिया, आपने केस को कमजोर कर दिया, आपने आधार को ही तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है वो सारे पूरे देश का चल रहा है। वो जो एनसीबीसी की जो रिपोर्ट है वो पूरे देश की रिपोर्ट है, वो यहाँ की अकेले हरियाणा की रिपोर्ट नहीं है। चलो आप अपने प्रदेश में क्या आप क्या, लेकिन बात स्टेट की हो रही है यहाँ पर, स्टेट के लिए कमीशन बनाया, आंकड़े जुटाए गए, जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो पूरे देश की रिपोर्ट है। केस कौन सा चल रहा है? आपकी केस नहीं चल रहा है, वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। हाई कोर्ट है, देखिए जब तक तथ्य की जानकारी ले ली जानी चाहिए, और अगर तथ्य की जानकारी ना हो तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि चैनल पे बैठ के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि प्रदेश की जनता में भ्रम फैले। आप गुप्ता जी इस वक्त वही कोशिश कर रहे हो। बड़ी सीधी सी बात है कि आरक्षण, आप बार बार एक बात कह रहे हो कि हम आरक्षण देने के पक्षधर हैं, और उसका जरिया आपको अभय सिंह जी ने विधानसभा में कहा था कि शेड्यूल 9 में डलवाइए। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे कोर्ट की बात करते हो, कोर्ट में हालांकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, शेड्यूल 9 की चिट्ठी लिख सकते हो आप, तो केंद्र में दे दो, केंद्र में दे दो, भी है देने की। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप देना चाहते हो तो केंद्र में दे दो। तो किस आधार पर देना ये बता दीजिए। महीनों से मामला हाईकोर्ट में अटका हुआ है, अंतरिम रोक हट नहीं पा रही, वहां पर हाईकोर्ट के अंदर मुझे पैरवी कर रहे हैं मामले की। देखिए हाई कोर्ट के अंदर हम पैरवी कर रहे हैं। हमने तो फिर कहा है
कि इंडियन नेशनल लोकदल को लगता है अगर हम पैरवी नहीं करें तो खुद सामने आए, कांग्रेस को लगता है कि आप पैरवी नहीं करें तो आप खुद आए। और कोई भी जाट वोट बैंक को, नॉन जाट वोट बैंक को छोड़ना नहीं चाहता, खोना नहीं चाहता। देखिए टुकड़ा साहब के पास चलते हैं। क्या गुप्ता जी, वक्त कम है हमारे पास। एक सेकंड, ये जो मसला है ना जहां पहुंच गया है, जो एजिटेशन चल रही है, जो धरने चल रहे हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं, वो बेकाबू हो सकते हैं किसी वक्त भी। पहले ये धरने एक सेकंड सुन लो यार, पिछले फरवरी में जब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है ज्ञानचंद गुप्ता जी, तब आप कहते हैं कि राजनीति ने रंग ले लिया है धर्मों में। पीछे थे, अब सामने आ चुके। जो आपने उनको वायदा किया था, गुप्ता जी आपने वायदा किया हुआ है ना, सामने है या गुप्ता जी एक सेकंड, वो सामने है या पीछे हैं ये तो ये जानते हैं जैसे भी जानते। एक सेकंड सुन लीजिए यार, मैं आपकी बात मानता हूँ, पीछे हैं या आगे दोनों तरफ हैं, सुन लीजिए ना, वो ओपन सपोर्ट कर रहे हैं यार, तो बस फिर पहले भी कर रहे थे बिल्कुल ओपन सपोर्ट, बिल्कुल नहीं। एक सेकंड, वो पहले भी सपोर्ट कर रहे थे। सवाल ये है कि जितना रेस्टलेसनेस जितनी एक पैदा हुई है हरियाणा में, वो पिछली बार किसी को नहीं पता चला कि क्या हो गया। 2-3 दिन में जो हुआ, 30 लोग मारे गए, करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। अभी तक लोगों को आज ट्रिब्यून की जो डिटेल रिपोर्ट छपी है, 10 दिन छपती रही हैं, उसमें आ गया कि किसको कंपनसेशन मिला, किसको कुछ नहीं मिला। सवाल ये है कि सरकार को ये सोचना चाहिए, ये मामला बहुत संवेदनशील है, ये सरकार में बहुत कुछ हो सकता है, सरकार के बाहर भी बहुत कुछ हो सकता है। चलिए माफ कीजिएगा साहब, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरक्षण को लेकर नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस ने कि हलफनामा जो आपने दायर किया था, वो हलफनामा कुछ पन्नों में सिमट कर आपने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया और यहीं से नया पेंच शुरू हो गया। इसकी वजह से ही आरक्षण रद्द हुआ है। वहीं आरोप इनेलो के कांग्रेस और मनोहर सरकार दोनों पर है। अब देखना यह होगा कि इस मसले पर सियासत कब जाकर खत्म होगी और सही तरीके से इस मामले को कौन पार्टी सुलझा पाएगी। इसी के साथ बिग बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।